हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना के बारे में थोड़ा परिचय देखा था और प्रस्तावना को देखा था। आज उसी के आगे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। कीवर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल। जिसमें पहला है सोवरिन। जिसमें पहला है सोवरिन, REIGN। जिसमें पहला है सोवरिन। सोवरिन का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इट इज फ्री टू कंडक्ट फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इंडिया इज इंडिया इज neither a dependent on and on nor a dominion state of a nation। neither a dependent on nor a dominion state of a nation। and nor a dependent nor a dominion state of nation। सोवरिन का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। इंडिया जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र है
स्वतंत्र राष्ट्र होने के कारण यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को अपने राष्ट्रहित में निर्धारित करता है। इंडिया न तो किसी राष्ट्र पर निर्भर है और न ही किसी राष्ट्र का डोमिनियन है। इसके आगे हम देखेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट अगला कीवर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया। सोशलिज्म ऑफ इंडिया is democratic socialism. Is democratic socialism. Democratic socialism based on the ideas of Pandit Nehru and गांधी जी। भारत का जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो पंडित नेहरू और गांधी जी के विचारों पर आधारित है। सोशलिज्म के दो प्रकार हैं। सोशलिज्म के दो पार्ट हैं। पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दूसरा है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दूसरा है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। सोशलिज्म के दो प्रकार हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद, कम्युनिस्ट सोशलिज्म। इसके आगे हम अगले स्लाइड पर देखेंगे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है, इसके बाद कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है
होल्ड्स faith in मिक्स्ड इकोनॉमी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिक्स्ड इकोनॉमी में इन मिक्स्ड इकोनॉमी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वह पॉवर्टी पॉवर्टी इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोरेंस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वह गरीबी, अवसर की असमानता और अनभिज्ञता को कम करने का उद्देश्य रखता है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो है इसमें कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो है all means of production and distribution is strictly controlled by the all means of production and distribution is strictly controlled by the state। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण रहता है, जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का अपेक्षाकृत कम नियंत्रण रहता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म के तुलना में। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा कीवर्ड सेकुलर।
तीसरा कीवर्ड देखेंगे सेकुलर। सेकुलर सेकुलर को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किया गया। इंडिया इज नॉट ए सेकुलर स्टेट। That is not expressly mentioned इंडिया जो है सेकुलर स्टेट के रूप में इसको मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक भारत के नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और हमारे संविधान में सेकुलर स्टेट को स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that is symbol of that is concept of positive concept of secularism. That is symbol of positive concept of secularism. इसका मतलब all religions in our country have the same status and opportunity from the state, status and support from the state। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि ऑल इंडियंस हमारे देश में सभी धर्म को राज्य की तरफ से समान दर्जा दिया गया है और उसे एक समान संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद हम चौथा
पॉइंट देखेंगे। डेमोक्रेसी। फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड, डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड डिमोस प्लस क्रेटोस से मिलकर बना है। डिमोस का मतलब होता है पीपुल। डिमोस का मतलब होता है पीपुल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। दोनों को मिलाकर रूल ऑफ द पीपल होगा। रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन। रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन। महान अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को कोट किया है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल कोट किया है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, इन्होंने लोकतंत्रात्मक शासन को जनता का शासन, जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्रात्मक शासन के रूप में बताया है, डेमोक्रेसी के रूप में बताया है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के दो भाग हैं। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। इसको ऊपर लिखेंगे। डेमोक्रेसी के टू पार्ट हैं।
पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है यूएसए, यूके, इंडिया, एंड कनाडा। इसके अलावा और कई देश हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है रिप्रेजेंटेटिव्स elected by the people, representatives elected by the people, exercise the supreme power, exercise the supreme power and carry on the government. 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 इस प्रकार से कैरी ऑन द गवर्नमेंट, इस प्रकार से इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसके भी दो भाग हैं। पहला है पार्लियामेंट्री। पहला है पार्लियामेंट्री, दूसरा है प्रेसिडेंशियल। पहला है पार्लियामेंट्री, दूसरा है प्रेसिडेंशियल। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के दो भाग हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इसके बाद इंडिया में जो है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाई जाती है। इसमें इसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर
Executive is responsible to the legislature for its policies and actions. For its policies and actions. For its policies and actions. इंडिया में जो है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाई जाती है। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव जो होता है रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका जो होती है अपने विधायिका के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अपने नीतियों और कार्यों के लिए। कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए अपने कार्यों के लिए विधायिका के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस प्रकार से हम डेमोक्रेसी भी देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे रिपब्लिक। इसके बाद हम देखेंगे रिपब्लिक। फिफ्थ कीवर्ड है रिपब्लिक। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक कंट्री का मतलब यही होता है कि हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट जो होता है और हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वह इलेक्टेड होता है, जबकि मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है उसमें हेरिडिटी पाई जाती है। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वह नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है और जो रियल हेड ऑफ द स्टेट होता है वह पीएम होता है। वह भी इलेक्टेड किया जाता है। इसके बाद रियल हेड ऑफ द स्टेट जो होता है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है। यह भी इलेक्टेड होता है। रियल हेड ऑफ द स्टेट इसको हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यह भी इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके बाद हम देखेंगे 6 पॉइंट जस्टिस। 6 पॉइंट है जस्टिस। हमारे प्रियम्बल में 3 प्रकार की जस्टिस की बात की गई है।
सोशल 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 में नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑन द on the ground of the caste, color, race, religion and sex. सोशल जस्टिस जो होता है इसमें यह बताया गया है कि माने जाति धर्म जाति रंग धर्म और लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके बाद सोशल के बाद इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, इसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ on the ground of the wealth, on the ground of the wealth, property, wealth, property and income. इकोनॉमिक जस्टिस में आय, वेल्थ, धन, संपत्ति और आय के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस में पॉलिटिकल जस्टिस का सबसे बड़ा उदाहरण है यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। इसके बाद हम 7th पॉइंट देखेंगे, लिबर्टी। लिबर्टी लिबर्टी में एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, absence of restraints on the activities of individual, on the activities of individuals। इसमें सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में
हमारे संविधान में हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फैथ, एंड वर्शिप की बात कही गई है। हमारे संविधान के प्रियम्बल में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा हमारे संविधान में लिबर्टी के साथ साथ लिमिटेशंस को भी निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम 8th पॉइंट देखेंगे, इक्वलिटी। इक्वालिटी, समानता। समानता में एब्सेंस ऑफ स्पेशल privileges to any section of the society and provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination. Without any discrimination. इसके आगे हम देखेंगे इक्वलिटी में। इसके आगे हम देखेंगे 3 प्रकार की इक्वलिटी। तीन प्रकार की इक्वलिटी है हमारे संविधान में। सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी।
इकोनॉमिक इक्वलिटी, सिविक इक्वलिटी जो है वह हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में 14 से 18 तक बताई गई है। पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वह आर्टिकल 325 और 326 से रिलेटेड है। और इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है आर्टिकल 39 से रिलेटेड है। हमारे संविधान में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के पर्याप्त अवसर का उपबंध है। इसके बाद हमारे संविधान में समाज की किसी विशेष किसी किसी वर्ग को विशेष अधिकार की अनुपस्थिति के बारे में इक्वलिटी में बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेटर्निटी। नाइन्थ पॉइंट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व होता है। फ्रेटर्निटी जिसे हम सेंस ऑफ ब्रदरहुड कहते हैं। सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना या भाईचारे की भावना। इसके बाद हमारे संविधान में फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी टू प्रमोट फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी by the system of single citizenship। इसके बाद ड्यू टू फ्रेटर्निटी बंधुत्व के कारण फ्रेटर्निटी जो है वह प्रमोट करेगी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करेगी। जिसमें इंटीग्रिटी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किया गया।
इसके बाद हम देखेंगे इज प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है? क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है अथवा नहीं? न नाइनटीन 1960 के री देरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद इन केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है। इसके पीछे उन्होंने यह उपबंध दिया कि जिस प्रकार से संविधान के अन्य उपबंध लिए गए थे, ठीक उसी प्रकार से प्रियम्बल भी हमारे संविधान में शामिल किया गया था। इस प्रकार से इसे केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को संविधान का भाग माना। इसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद इसी में हम देखेंगे केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस में प्रियम्बल को संविधान का भाग माना। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है preamble can be amended by the article 368 except the basic
एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। इसी में थर्ड पॉइंट है प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसाइबल। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रीएम्बल जो है संविधान का भाग है। इसके बाद इसी केशवानंद भारती केस में ही इन्होंने बताया कि प्रीएम्बल को आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 के द्वारा ही प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। बट प्रीएम्बल के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं या बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद इसी में ही थर्ड पॉइंट है प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसाइबल। प्रीएम्बल जो है वह न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। प्रीएम्बल के आधार पर कोर्ट में कोई भी निर्णय दिया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से हमने संविधान के प्रस्तावना को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके अनुच्छेद के बारे में देखेंगे और इसी के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा करके सभी अमेंडमेंट को देखेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।